आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर चौथा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज की कक्षा के अंदर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और अगली क्लास के अंदर इस प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे आगे वाले प्रश्नावलियों के वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। अब द्विघात बहुपद, मैंने बहुपद वाली प्रश्नावली बता दिया कि जिस पर घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब समीकरण कैसे होगी, जैसे मान लो मैंने लिखा x+2, ये तो आपका हो गया बहुपद। इस पर घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। यदि मैं इसको लिखूं x² + 2x + 5, और ये तो आपका हो गया बहुपद। इस पर घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया। यदि मैं इसके आगे 0 लिख दूं या कोई भी संख्या लिख दूं तो ये आपके बन गई समीकरण, ये आपके द्विघात समीकरण बन गई। इस पर घात 2 है और ये इसके बराबर में कोई संख्या है तो ये बन गई आपके द्विघात समीकरण। यदि मैं इसके 0 हटा दूं तब ये आपके बन गया द्विघात बहुपद। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, समीकरण, और हमने बहुपद वाले चैप्टर में देखा था कि जो बहुपद है उसको हम px से लिखते हैं। ये तो आपके हो गया बहुपद। यदि मैं इसको 0 के बराबर में 0 लिखूं तो ये आपके बन गई समीकरण, द्विघात समीकरण। यदि समीकरण px = 0 जहां 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 px घात 2 का एक बहुपद है। अब इधर ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिखा समीकरण आपके हो गई ये पूरी समीकरण। px = 0 ये हो गई आपके समीकरण। और यहाँ पर पूछा है कि px है जो घात 2 वाला एक बहुपद है। px घात 2 वाला एक बहुपद है और मैंने इसके बराबर 0 लगा के इसको बना दी समीकरण। आगे जहां px घात 2 का एक बहुपद है तब समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। दो घात का एक बहुपद है तब समीकरण, ये जो आपको समीकरण दे रही है ये द्विघात समीकरण कहलाती है। और इसके आगे हम लिखे तो यहाँ पर इसका वास्तविक रूप देखें तो ax² + bx + c = 0। ax², तो x² के गुणा के अंदर कोई संख्या होगी वास्तविक संख्या, फिर x के गुणा के अंदर कोई संख्या होगी, फिर यहाँ पर एक अचर पद होगा और यहाँ पर a, b और वह c वास्तविक संख्या है, और एक और ध्यान रखना है कि a बराबर आपके 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 की जगह कोई 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर 0 हो गया तो ये रैखिक बन जाएगा। ये 0 होगा, ये a का मान 0 लिखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और पूरा पद 0 हो जाएगा तो बाद में ये बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण आपके नहीं होगा। तो a बराबर आपके 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके दो एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा x² + 8x + 15 बराबर में 0। यदि मैं इसको 0 नहीं लगाऊं तो ये द्विघात बहुपद बन गया, और बराबर में कोई 0 या कोई संख्या लिखूं तो ये आपका बन गई समीकरण। एक एग्जाम्पल और लिखो, जैसे मैंने लिखा 5t² + 60t + -17 और बराबर में 0, यह भी आपके द्विघात समीकरण बन गए। ध्यान ये रखना है कि द्विघात समीकरण के अंदर घात 2 होनी चाहिए और उसके बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए, चाहे 5 हो, चाहे -7 हो, चाहे -8 हो, कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो उससे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब हमने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उसके शून्यक होते हैं। जैसे मैंने लिखा द्विघात समीकरण लिखी, जैसे x² + 8x + 15, ये आपके बहुपद हो गया क्योंकि इसके बराबर में कोई संख्या नहीं है। तो इस पर घात 2 है या द्विघात है तो इसके दो शून्यक निकलेंगे, एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। तो बहुपद वाले चैप्टर में हम इसको x के मान जो भी निकले हैं उनको बोलते हैं शून्यक, और द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में हमें इसे बोलेंगे मूल। चीज सेम ही है, केवल नाम का चेंज है। तो बहुपद वाले में तो बोलते हैं शून्यक और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे मूल। तो द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं, जैसे एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। और बहुपद वाले चैप्टर में हमने देखा कि जो x का मान निकला है उन्हें बोलते हैं हम शून्यक, और समीकरण द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में हम उनको बोलेंगे मूल। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे और बाद में उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। द्विघात
समीकरण के मूल। मूल का मतलब यहाँ पर x है, x का कोई मान निकलेंगे, द्विघात है तो दो मान निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो निकलेंगे और कम से कम एक मान निकलेगा। तो मूल के अंदर लिखोगे एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या एल्फा, एक वास्तविक संख्या एल्फा, चाहे कौन सी भी हो जाए। तो एक वास्तविक संख्या एल्फा या ले लो आप बीटा, इसके दो मूल निकलेंगे, जिसको एक को मान लेते हैं एल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। हम एल्फा लेके बताएंगे परिभाषा के अंदर। यदि मैं एल्फा का मान x की जगह लिखूंगा तो इसका पूरा मान 0 आ रहा है, तब तो एल्फा इसका मूल है, अन्यथा इसका मूल नहीं है। तो परिभाषा के अनुसार एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या एल्फा द्विघात समीकरण, एक वास्तविक संख्या एल्फा द्विघात समीकरण आपके हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। एक वास्तविक संख्या एल्फा, चाहे आप बीटा लेना, एक वास्तविक संख्या एल्फा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ये का एक मूल कहलाती हैं। यदि मैं x की जगह एल्फा लिखूं और उसका मान आ जाए 0, ये कब द्विघात समीकरण का एल्फा कब मूल कहलाता है? यदि मैं x की जगह वास्तविक संख्या जो हमने मानी थी एल्फा, उसका मान लिखूं और फिर उसका पूरे द्विघात समीकरण का मान आ जाए 0, तब वो एल्फा है जो इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। यदि x की जगह मेरे को लिखना एल्फा, क्योंकि हमने एक वास्तविक संख्या एल्फा मानी, एल्फा² प्लस यहाँ पर b और x की जगह भी लिखोगे एल्फा और फिर प्लस के c बराबर इसका मान आ जाए 0, तब ये जो एल्फा है जो समीकरण का मूल कहलाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से देखें, जैसे मैंने लिया ये एग्जांपल, जो ऊपर वाले समीकरण लिए उसको सरल करते हैं। x² प्लस 8x और प्लस के 15, ये तो हो गया बहुपद, इसको मैं लिखूंगा 0 के बराबर। अब आपकी ये द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि इस पर घात कितनी है 2 और बराबर में कोई संख्या, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण। मैं इसको गुणनखंड विधि से सरल करूंगा। जैसे यहाँ पर 15 दे रखे, तो 15 का पहले मैं करूंगा गुणनखंड। तो 15 में मैंने 3 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का दूंगा 1 बार। अब मेरे को यहाँ पर 3 और 5 आ रखे हैं, तो 3 और 5 को जोड़ने में घटाने पर तो आना चाहिए 8 और दोनों को गुणा करने पर आने चाहिए आपके 15। तो मैं x² प्लस 8x की जगह मैं पहले लिख दूं 5x प्लस बाद में लिख दूं 3x, 5x और 3x हो जाए आपके 8x और फिर प्लस के 15 और बराबर में आपके चल रहे हैं 0। तो एक तो जोड़ा ये बन गया, एक बन गया ये, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर मतलब x प्लस 5 और इसमें से कॉमन ले लूँ मैं 3, तो यहाँ x और 3 कॉमन लेने पर 15 में से 3 का भाग 2 का दिया जा रहा है 5 बार, बराबर में 0। ये दो पद बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने गुणनखंड सही करना है। तो एक तो आपके ये हो गया x प्लस 5 और दूसरा आप इन दोनों से बना दो x प्लस के 3 बराबर में 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे, तो एक बार तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा आपके x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालूंगा तो ये प्लस के पास इस साइड आएंगे तो माइनस के 5 और इसका निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3। तो x के मान हमें 2 प्राप्त हो गए, एक तो माइनस के 5, एक हो गए माइनस के 3। तो ये इस समीकरण का मूल है। तो यदि मैं इस पूरी समीकरण के अंदर x की जगह या माइनस के 5 लिखूँ या माइनस के 3 लिखूंगा, तो इस पूरे समीकरण का मान आ जाएगा 0। अगर आपसे पूछे कि समीकरण का मूल कौन सा है, तो समीकरण के मूल आ जाएंगे 2, एक तो -5, एक हो जाएंगे माइनस के 3। द्विघात समीकरण है इसलिए अधिकतम मूल निकलेंगे 2 और कम से कम बात करें तो 1। अब हम चेक करते हैं कि क्या माइनस के 5 और माइनस के 3 रखने पर इस समीकरण का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 आ रहा है तब तो ये इसका मूल हो जाएगा और नहीं आ रहा है तब इसका मूल नहीं होगा। तो आपको समीकरण दे रखी थी x² प्लस 8x प्लस के 15 बराबर में 0। तो x की जगह मैं 5 लिख रहा हूँ, तो ये माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस के 5 प्लस के 15 बराबर में 0। अब यहाँ पर माइनस है, यदि किसी संख्या पर घात सम हो तो वो प्लस में बदल जाती है, तो यहाँ पर घात 2 है, तो 5 का वर्ग करूँगा तो 25 और माइनस हट गया क्योंकि इस पर घात है सम है। फिर 8 को 5 से गुणा करूँगा तो माइनस के आ जाएंगे 40 और प्लस के आपके 15 बराबर में 0।
अब प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 25 और 15 हो गए आपके 40, और माइनस के 40 बराबर में 0, 40 में से 40 के ये आ गया 0। तो मैंने माइनस के 5 रखा, तो इस पूरे समीकरण का मान आ रहा है 0। तो इसका मतलब -5 समीकरण द्विघात समीकरण का मूल है। और अगर आप -3 रख के सरल करोगे तब भी आएगा इसका मान 0। तो ये तो आपके हो गए मूल, और इन्हीं को हम बहुपद वाले चैप्टर में बोलते हैं शून्यांक, और द्विघात समीकरण में इन्हें बोलते हैं मूल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नोट लगा के लिखना, नोट। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल दोनों एक ही है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद में जो x का मान निकल रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल, और द्विघात समीकरण में हम x के मान को बोलते हैं मूल। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। द्विघात बहुपद में तो हम जो x के मान निकल रहे हैं दो, उनको तो बोलते हैं शून्यक, और द्विघात समीकरण में जो हमें x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं मूल। है दोनों एक ही चीज। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या, कितने मूल निकाल सकते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। समीकरण में मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या, तो इसके अंदर मूल आएंगे आपके 2। तो इसके अंदर लिख लेना 2, ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1। अब देखेंगे द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। हल करने की इसकी 3 विधियां। एक तो पहली हो गई गुणनखंड विधि, जो मैंने अभी क्वेश्चन करके आपको बताया। x के 2 मान निकले, एक तो -5 और एक -3। दूसरी विधि है आपके पूर्ण वर्ग विधि, जो अभी आपके न्यू सिलेबस के अनुसार है नहीं। और तीसरी विधि हो जाएगी द्विघाती विधि, जिससे हम श्रीधर आचार्य की विधि भी बोलते हैं। तो इसकी 3 विधियां। पहली तो हो गई गुणनखंड विधि, दूसरी हो जाएगी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी होगी द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य की विधि। पहली तो होगी गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि से मैंने अभी वो समीकरण हल करके बताई आपको। दूसरी हो जाएगी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि आपके अभी चैप्टर का है नहीं, पहले थी ये। और तीसरी हो जाएगी द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या हम इसे बोलते हैं श्रीधर आचार्य की विधि। श्रीधर आचार्य का सूत्र। ये आपके 3 विधियां, जिसमें से गुणनखंड विधि से तो बता दिया मैंने, और आगे इसके इस विधि से क्वेश्चन सरल करेंगे, ये आपका भी है नहीं। और ये श्रीधर आचार्य की विधि क्या होती है अभी बता रहा हूँ। द्विघाती सूत्र ये होता है -b प्लस -√b² - 4ac और बट्टे में हो जाएगा 2a। ये आपके होते हैं। ये तो आपका सूत्र होता है जिसके अंदर होता है -b प्लस -√b² - 4ac। अब मेरे को द्विघात समीकरण है तो 2 अल्फा 2 मूल निकलेंगे, और 2 मूल में से एक को तो मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मानते हैं बीटा। तो एक मूल अल्फा, एक मूल अल्फा ज्ञात करने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा आपको -b प्लस, एक बार प्लस में लिख दो, √b² - 4ac और बटे में आ जाएगा 2a। और एक मूल आपके है बीटा, और एक मूल बीटा ज्ञात करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा b प्लस में लिख दिया तो एक बार लिख दो माइनस के अंदर, b² - 4ac बटे के अंदर आ जाएगा 2a। ये आपके दोनों मूल ज्ञात करने का हो गए। एक तो एक बार तो इनको प्लस में लिख दो और एक बार लिख दो इसको माइनस में, तो 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था कि a² + 8x
और प्लस के 15 बराबर 0। ये आपके द्विघात समीकरण है। इसको हम श्रीधर आचार्य की या द्विघाती सूत्र से सरल करके इनके मूल निकालेंगे। तो यहाँ पर a बराबर हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 1, b बराबर हो गया आपके 8 और c बराबर हो गया 15। ये कोई वास्तविक संख्या a b c हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो पहले सूत्र के अनुसार यहाँ आएगा माइनस, फिर b का मान है 8, फिर प्लस माइनस, फिर अंदर b स्क्वायर तो यानी कि 8 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 1, ए है सूत्र में तो 1 की जगह 1 और c की जगह लिखूंगा 15 और नीचे आपका हो जाएगा 2a, 2 का 2 और a की जगह आएगा 1। ये हमने मान रखे फॉर्मूले के अंदर। तो आगे इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये माइनस का 8, फिर प्लस के माइनस 8 का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग हो जाएगा 64, फिर माइनस 4 को 1 से गुणा करूँगा 4 और 4 को 15 से गुणा करूँगा तो 15 चौके 60, ये हो गया 60 और नीचे 2 को 1 से गुणा करने पर ये आ रहा है 2। फिर आगे इसको थोड़ा सा और सरल करें तो माइनस के 8 प्लस माइनस 64 में से 60 जाएगा तो आ रहा है 4 और नीचे 2। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं तो ये माइनस का 8 प्लस माइनस 2 4 अंदर है रूट के अंदर तो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 और नीचे आ गया आपके 2। अब हम इसके दो मूल निकालेंगे। दो मूल के लिए एक बार तो हम इसको लिख देंगे प्लस के अंदर, एक बार लिख देंगे माइनस के अंदर। तो पहला मूल मैं मान लेता हूँ अल्फा। अल्फा की याद करने के लिए मैं इसको लिखूंगा प्लस के अंदर, चाहे आप पहले माइनस के अंदर लिख दो अल्फा के अंदर, चाहे आप प्लस के अंदर लिख। तो मैं लिख रहा हूँ प्लस के अंदर, तो माइनस के 8 प्लस के 2 बटे के अंदर 2। 8 में से 2 जाएंगे तो बच रहे हैं आपके 6, माइनस के 6 और माइनस के 2। माइनस के 6 के अंदर भाग दोगे 2 का तैयार है माइनस का 3, तो एक मूल आ गया आपके माइनस का 3। अब दूसरा मूल याद करने के लिए मैं इसको लिखूंगा माइनस के अंदर, तो दूसरे को मैं मान लेता हूँ बीटा, तो माइनस के 8 और माइनस के 2 बराबर 2। ये चिन्ह है, चिन्ह एक बार तो मैंने प्लस में लिखा माइनस 3 याद कर लिया, अब की बार मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस के अंदर। तो माइनस के 8 और माइनस के 3 हो गए आपके माइनस के 10 बटे में 2 और 10 के माइनस के 10 के अंदर 2 का भाग दो, ये आ रहा है 5। तो ये हमने द्विघाती सूत्र से 2 मूल प्राप्त कर लिया। एक मूल है माइनस के 3 और एक है माइनस के 5। ये आपके द्विघाती सूत्र है। इसकी 3 विधियां है। गुणनखंड विधि से मैंने पहले सरल करके बता दी समीकरण, और ये आपका भी चैप्टर के अंदर है नहीं, और द्विघाती सूत्र से मैंने ये अभी याद करके बता दिया। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके विविध कर। विविध कर होता है क्या, जैसे हम इसको लिखते हैं डी से। जैसे द्विघात समीकरण के अंदर 2 मूल प्राप्त होते हैं, तो हम इस विविध कर से पता कर सकते हैं कि वो दोनों मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, या वो दोनों मूल के जो मान आएंगे वो समान होंगे या असमान होंगे। इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी किसी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 का विविध कर जिसको हम लिखते हैं डी से। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता कर सकते हैं कि द्विघात के जो 2 मूल प्राप्त होंगे वो समान होंगे या असमान होंगे या वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो इसके लिए हमें 3 केस बनेंगे, 3 स्थितियां बनेंगी। तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति, तो 3 केस बनेंगे इससे। पहला हो जाएगा यदि d बड़ा हो 0 से, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से, या मैं इसको लिख दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति बन रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बढ़ा रहा है, 0 से बड़ा मतलब यानी कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये 0 से बढ़ा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर मूल होंगे जो आपके होंगे वास्तविक, मूल होंगे वास्तविक और तथा असमान होंगे। असमान का मतलब समझ गए कि जैसे एक मूल आपका आ गया 5 तो दूसरा आएगा आपके 10, एक मूल आ गया आपके 5 तो दूसरा आएगा 7, या एक आ गया आपके 1 तो दूसरा आएगा 17। तो ये समान नहीं होंगे, असमान होंगे पहली स्थिति के अंदर। तो ये दूसरा केस का पता करें हम। दूसरे के अंदर यदि d बराबर हो 0 के, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाए 0 के बराबर,
b² - 4ac बराबर हो 0 के। तो उस स्थिति के अंदर आपके मूल तो होंगे वास्तविक, मूल होंगे आपके वास्तविक तथा समान होंगे। इस स्थिति के अंदर तो मूल वास्तविक होते हैं लेकिन ये समान होते हैं। यदि दो 0 के बराबर आ जाए तब मूल होंगे वास्तविक और समान। केस 3 तीसरी स्थिति की बात करें, यदि d छोटा हो 0 से, यदि d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि b² - 4ac छोटा हो 0 से, इसका मान 0 से छोटा हो यानी कि माइनस के अंदर आए, तब उस स्थिति के अंदर मूल होंगे आपके काल्पनिक या ए वास्तविक होंगे। मूल ए वास्तविक, इस स्थिति के अंदर आपके मूल ए वास्तविक होंगे।